देखो यहाँ पिछले क्लास में आप वैल्यू ऑफ केवी पर काम कर रहे थे और एक हेडिंग डाल के छोड़े, वैल्यू ऑफ केवी फॉर वाटर। किसी भी सॉल्वेंट के लिए हम केवी का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बताया जाना है। और कल आपको इसके बारे में एक बात बताए थे कि देखो, बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल होती है जिसको हमको मानना पड़ता है। किताब में लिखा हुआ है या हम आपको बताएंगे तो आपको उस पर विश्वास करके तब आप आगे बढ़ोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। तो थ्योरेटिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें दोनों साथ साथ लेके चलोगे तो केमिस्ट्री थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखिए उसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हैं हेडिंग डाल दो। वैल्यू ऑफ केवी यहाँ हम वाटर का केवी निकाल रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी सॉल्वेंट का केवी निकाल सकते हैं। वाटर के लिए सीख लीजिए तो बाकी के लिए अपने आप समझ। इसके लिए आपको सबसे पहले लैब में जाना होगा। एक बर्तन लीजिए और इस बर्तन में प्लीज मुंह बंद रखिए। धर्म की बात है कि यही बोलना पड़ता है। पढ़ाना शुरू कर बोलना पड़ता है कि अब आप चुप हो। आपको समझ आता है कि जब हम बोल लैब में जाइए और लैब में जाने के बाद एग्जैक्ट तौल के 1 kg वाटर ले लो। आप 1 kg वाटर लेना है। अब बताइए ये तो प्योर वाटर हुआ। अब क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद बॉईल करना शुरू। समय ये बॉईल होने लगे बर्तन को ओपन रखना है। जिस समय ये बॉईल होने लगे उस समय इसमें थर्मामीटर डालिए और चेक कीजिए इसका टेम्परेचर क्या है। ये तो बात आप पहले से जानते हैं। कितना डिग्री सी होगा? 100 डिग्री सी होगा। बताओ बताओ कि ये जो 100 डिग्री सी टेम्परेचर होगा, ये 100 डिग्री सी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो किस चीज़ से डिनोट किया जाएगा? टी नॉट बी से। तो यहाँ पर टी नॉट बी का वैल्यू आपको आएगा 100 डिग्री सी। हम अच्छा ये बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप बचपन से जान रहे हैं या बहुत पहले से जान रहे हैं? इस चीज़ को यदि आप अभी क्लास में पूछेगा कि सर 100 डिग्री सी होता है, हम मानवे नहीं करते। हमको बताइए कि क्या इस बात को हम कभी भी यहाँ साबित कर पाएंगे? ना यहाँ थर्मामीटर है ना पानी है बर्तन में रख के हम गर्म कर सकते। पानी है मतलब व्यवस्था नहीं है उसको, तो उसको हम नहीं कर सकते। यही बात आपको मानना पड़ेगा कि अच्छा इतना दिन से आप जानते हैं 100 डिग्री सी होता है, क्या कभी आपने चेक? आपके पास घर में अवेलेबल बर्तन है, थर्मामीटर है, गर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ रहता है उस पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि हाँ ये ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, वो लिख के दिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम करके ही सीखें। कुछ चीजों को पढ़ के सुन के भी समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो वही बात यहाँ भी है। अब आप क्या कीजिए, इसमें 1 मोल यूरिया डाल दीजिए। इसके अंदर आपको डालना है 1 मोल, यानी सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूट के मोल की संख्या कितनी हो गई? 1। अब जब इसमें यूरिया डाल दिए, पानी में यूरिया हाईली सॉल्युबल होता है, यूरिया जाके घुल जाएगा पानी में। अब क्या ये प्योर सॉल्वेंट रहा? अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। और यदि ये सॉल्यूशन बन गया तो निश्चित है कि इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट को हम किस से इंडिकेट करेंगे? टीबी से। बस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय टीबी। तो अब हम यहाँ पर टीवी का वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। टीवी का वैल्यू कितना होगा अब आप नहीं बता सकते हैं। वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट आप जानते थे, बता दिए। अब हम 1 kg में 1 मोल यूरिया डाल दिए। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा तो शायद किन्हीं के पास इसका जवाब ना हो। है क्या? नहीं, नहीं होगा। लेकिन आपके पास एक बात का जवाब होगा। अब जो रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज्यादा होगा, 100 से कम होगा, या 100 ही रहेगा?
100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप पीछे का थ्योरी पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट डेरिवेशन होता है वोलेटाइल, तो ये 100 से ज़्यादा होगा। जानिए, इस सेटअप को तैयार करके जब आप लैब में काम करेंगे तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये आपको आएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। सच पूछिए तो आज तक हम भी चेक नहीं किए हैं लैब में जाके कि ये 100 डिग्री सी होता है कि नहीं, ये 100.52 डिग्री सी होता है कि नहीं, लेकिन बुक में आपको लिखा हुआ ये स्पष्ट मिल, हमने उसको पढ़ा, हम आपको बता रहे हैं, वही अब बुक आपको भी पढ़ना है। तो इसका जो टीवी आएगा वो आपको आएगा इतना। ये बात एक्सपेरिमेंटल है, यही बात हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि केमिस्ट्री के थ्योरी को यदि आपको समझना है ना तो आपको उसके प्रैक्टिकल चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और कुछ ऐसी बातें प्रैक्टिकल कुछ ऐसी बातें होंगी जो हुआ है, जो होता है, और हम आपको कहेंगे कि देखो ऐसा होता है, तुम मान लो। अब यदि तुम यहाँ पर कहोगे कि सर हम नहीं समझे, 100.52 कहाँ से आ गए, काहे आया, क्यों आया, किस स्थिति में आया, भाई ये तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, लैब लैब में जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास कीजिए, ये हो गया। अब आप एक बात बताइए, इस सॉल्यूशन का कुछ मोललिटी होगा कि नहीं, हम निकाल सकते हैं या नहीं, कैसे निकालेंगे बताइए। मोललिटी स्मॉल m की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे निकलेगा। मोललिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल पर केजी, मोल बाई केजी, मोल सॉल्यूट का और केजी सॉल्वेंट का। तो यहाँ से आप मोललिटी निकालो, बताओ तो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, मोल 1 है, केजी 1 है, तो यहाँ इस सॉल्वेंट का जो मोललिटी होगा, हम यदि उस पर बात करें, उसकी बात करें, ये हो जाएगा 1/1, यानी कितना, यहाँ से मोललिटी पता चल गया, टीवी टी नॉट बी का मान प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। अब बताइए, डेल्टा टीबी बराबर हम लोग पढ़े थे के बी इंटू एम, बोलिए हाँ या ना। डेल्टा टीवी को हम जब आगे एक्सप्लेन किए थे तो ये टीवी माइनस टी नॉट बी बराबर हो गया था के बी इंटू एम, यही हुआ था ना। अब आप देखो टीवी का वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट से पता है कितना, ये भाई टीवी का वैल्यू 100.52, ये पता है 100.52, माइनस टी नॉट बी का वैल्यू 100 पता है, के बी तो निकालना ही है, एम का मान कितना 1, यहाँ से इसमें इसको घटाएंगे तो 0.52 मिलेगा। तो यहाँ से फाइनली केवी को 1 से गुना करेंगे तो केवी रह जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0.52। और यदि हम केवी के यूनिट की बात करें तो याद कीजिए कल ही ना आपको यूनिट बताएं, या तो ये डिग्री सी केजी पर मोल होगा या फिर केल्विन केजी पर मोल होगा। और इसके बारे में आपको यह भी बताया गया था कि डिग्री सी में या केल्विन में इसके केमिकल वैल्यू में फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो डिग्री सेल्सियस में भी सेम आएगा और केल्विन में भी सेम आएगा। ये मिल जाएगा आपको 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, या इसी को आप चाहें तो और करके लिख सकते हैं 0.52 केल्विन केजी। समझ में आया कि केबी का मान कैसे निकलेगा, ये वाटर के लिए है। अब यदि मान लीजिए आप कि आप किसी अदर सॉल्वेंट के लिए केबी का मान निकालना चाहते हैं, तो अदर सॉल्वेंट आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लो बेंजीन लेना चाहते हो, बेंजीन ले लो, कितना 1 केजी, उसमें 1 मोल यूरिया मिला दो, कि वो उसमें सॉल्युबल है तो उसमें यूरिया मिला के पहले एक बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, फिर 1 मोल यूरिया डाल के तब बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, टीबी का मान पता चल जाएगा, टी नॉट बी का मान पता चल जाएगा, मोललिटी। अच्छा देखिए ये सेटअप, ये सेटअप ऐसा हम क्यों किए, 1 मोल और 1 केजी का, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मोललिटी कितनी आ जाए, 1। मोललिटी 1 आ गया तो ज़्यादा कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, हालांकि 1 नहीं भी आए तो भी केबी का मान निकलेगा, इस फॉर्मूला से क्या केबी नहीं निकल सकता है। तो इसलिए इस सेटअप पर काम कीजिएगा तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन में काम आपका चल जाए। इस तरह से हम केबी का मान सॉल्वेंट के लिए। अब देखिए आपके सिलेबस में मेन रूप से सॉल्वेंट के रूप में वाटर पढ़ना है, और चूंकि वाटर पढ़ना है तो वाटर के केवी का वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में केवी का वैल्यू दे देता है, लेकिन आप देखिएगा एनसीईआरटी वाला जो न्यूमेरिकल सेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें केवी का वैल्यू देता ही नहीं है,
लेकिन केवी के मान की जरूरत आपको हर एक न्यूमेरिकल में पड़ेगी। जहाँ पर केवी के मान की जरूरत हो और क्वेश्चन में केवी का मान नहीं दिया हुआ रहे, तो पहले आप ये फोकस कीजिए, वहां गौर कीजिए कि कहीं सॉल्वेंट वाटर तो नहीं है। क्योंकि यदि सॉल्वेंट वाटर है तो जरूरी नहीं है कि केवी का मान आपको देगा ही। तो ये समझता है कि आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हैं, तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होने के नाते आपको इस बात का पता है कि वाटर के लिए केवी का मान क्या होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं दे सकता है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। वाटर के केवी का मान दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। ये दोनों आपको हमेशा अपने हिसाब अपनी तरफ से देना पड़ेगा। जैसे मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब नहीं देता है क्वेश्चन में, उसी प्रकार इस दोनों को भी नहीं देता है। आगे चल के देखिएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं देता है। वाटर के लिए एक और वैल्यू होता है के एफ, वो नहीं। अच्छा, कल कुछ आपको एक वर्क दिया गया था, आपको बस एक शब्द खोजने दिया गया था, खोजे थे आप? मिला? क्या मिला? बढ़िया किए कि आप खोजे। तो इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। आप लिख लिया और करके दूसरा नाम की नहीं। कौन कौन नहीं खोजे थे? इतना पढ़ने वाला तुम लोग हो गया रे। ये पच नहीं रहा है ये। अच्छा, हाथ पे लिखा है। उसको बोलते हैं इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कहीं लिख लेना। देख लीजिएगा यदि कुछ एरर होगा। इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको उतारिए तो। तो किताब खोला तो खाली एक वर्ड यही देखा कि और कुछ कोशिश किया देखने का? यही ने गलत किया। किताब खोलने का मकसद वो सिर्फ वो नहीं था, दूसरा भी मकसद था जो पूरा तुमने नहीं। जैसे मोबाइल कभी कभी कोनो काम से खोलते हो, जैसे मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, यूट्यूब पर खोजते हो, तो खोजने के बाद मोबाइल बंद करके तो नहीं रख देते हो। उसके बाद कहाँ से कौन चैट आया है उसका रिप्लाई देना है, शॉर्ट्स देखना है, कुछ मैसेज भेजना है, ये सब करते हो ना। तो वैसे नहीं सर, कौन चीज छोटा कहेगा तो बोल देगा नहीं सर हम समझ लेंगे। तो वैसे ही इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट को देखने के बाद तनी मनी और किताब इधर उधर पलटता कि और क्या क्या है जो पढ़े हैं उसे मैच करता है नहीं करता है, कितना मैच करता है, किताब में लिखी बातें इस टॉपिक से संबंधित हमें समझ में आ रही है या नहीं। थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना चाहिए इस मामले में। वैसे आप हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं इस मामले में, देख लीजिए आपके लिए क्या सही है। बाकी यदि अगला साल फेल हो जाओगे तो हम भी यहीं रहेंगे, तुम भी यहीं हो, फिर पढ़ लेना, और कहीं भी रहोगे तो पढ़ा तो देंगे ही, सारा सिस्टम। चेंज करें इसको। 11th में हम शुरुआती 11th में एक बात बार बार बोलते थे कि केमिस्ट्री, सुनिएगा थोड़ा, केमिस्ट्री समझने से ज्यादा फील करने की चीज होती है। फील होता है केमिस्ट्री क्या है, सुन लो थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत होना चाहिए। लिखिए तो अगेन।
कल आप एक इक्वेशन पढ़े थे, टीवी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मॉलिकुलर। याद है ये इक्वेशन? इस इक्वेशन को थोड़ा और समझेंगे और 100% गारंटी लेते हैं, तो बात अब बता रहे हैं उससे नेक्स्ट ईयर में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा। हर साल पूछता है। आप इस साल वाला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, यदि उस भरोसा नहीं हो हम पूरा बता देते हैं, आप कल चेक करके आइएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात कंप्लीटली न्यूमेरिकल से संबंधित है। जो लोग न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए खास करके। देखो, ये इक्वेशन कल पढ़े थे फाइनली हम लोग। इस इक्वेशन में हम यदि टीवी को लेफ्ट ले लें तो उधर भेजें तो प्लस में बदल जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा इक्वेशन? ए बी टू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मॉलिकुलर वेट, ये प्लस लिख दें टी नॉट बी। अब हम इस पर काम करते हैं। एक चीज देखो, यदि हम बर्तन में पानी लिए हैं, इसका अपना कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप जान रहे हैं वो कितना होगा? कितना होगा? 100 डिग्री से। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, कितना होगा? 100 डिग्री से। तो ये आपको किसका वैल्यू हो गया? नॉट बी का। इस बर्तन में कुछ ना कुछ अमाउंट तो लिया गया होगा वाटर का, 2 kg 3 kg। हालांकि इस फॉर्मूला में ये जो बी है ये सॉल्वेंट का वेट है, केजी में नहीं ग्राम में। तो हम यदि उसको ग्राम में बदलना चाहें तो 1000 2000 ग्राम जो भी लेंगे कुछ तो लेंगे ना आप, तो वो बी का मान आपको दे देगा। तो टी नॉट बी का मान आपको पता है, बी का मान जो भी आप लेंगे वो पता आपको रहेगा कि अलग अलग आदमी अलग अलग अमाउंट ले सकता है। ए सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास है। तो यहाँ पर यदि हम 10 ग्राम चीनी डालें, कोई आदमी 20 ग्राम डालेगा, कोई आदमी 30 ग्राम डालेगा, तो वो ए का मान लगातार वेरी कर रहा है, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग आ रहा है, उसका कैलकुलेशन भी अलग अलग आएगा। खैर ए का मान समझ में आ रहा है कि ए का मान क्या है, ए क्या है बी क्या है, समझ में आ गया। अब यदि हर एक आदमी चीनी ही लिया है तो सबके लिए मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, सबके लिए मॉलिक्यूलर वेट 342 रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका 342 होता है। केवी का वैल्यू, सब आदमी वाटर सॉल्वेंट लिया है तो केवी का वैल्यू भी सबके लिए सेम रहेगा, 0.52 रहेगा। तो अब आप बताइए कि टी नॉट वी का वैल्यू किसी का बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सब वाटर सॉल्वेंट लिया है। केवी का वैल्यू किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सब ने वाटर सॉल्वेंट लिया है, और वाटर के लिए ये दोनों चीज फिक्स होता है। मॉलिक्यूलर वेट बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सब ने चीनी ही लिया है, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम आ गया। तो अलग अलग आदमी का क्या क्या चीज अलग अलग हो सकता है, ए और बी। वेट ऑफ सॉल्यूट अलग हो सकता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट अलग हो सकता है। अब हम एक बैरियर आप पर लगा रहे हैं कि आप सभी आदमी सॉल्वेंट के मास को इक्वल लीजिए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप सब लोग बराबर सॉल्वेंट लो, सब ले लो 1000 ग्राम। तो बताइए सब के लिए बी भी क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन एक जगह बैरियर नहीं है, इस जगह पर सॉल्यूट के अमाउंट पर, जिसको जो लेने का मन है आप लीजिए। अब बताइए कि अलग अलग आदमी यदि सॉल्यूट अलग अलग अमाउंट में लेगा तो अलग अलग आदमी के लिए किस चीज का मान अलग अलग आएगा? टीबी का मान आएगा कि नहीं? ये 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 और ये कांस्टेंट है सब के लिए, तो इस ए के बदलने से टीबी ही ना बदल सकता है। अब कैसे बदल सकता है यदि हम उस पर बात करें तो समझिए, ए ऊपर है, ए का वैल्यू जितना ज्यादा लेंगे का वैल्यू ओवरऑल उतना ही ज्यादा होगा, का मतलब टीवी का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका सीधा मतलब है, इस इक्वेशन से इस बात को हम कह सकते हैं, टीबी जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन घटेगा। ओवरऑल यहाँ से हम पहला बात ये कह सकते हैं कि टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आया ना, इसी ए के जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, चलेगा।
क्योंकि ए को तुम पहले से जान रहे हो तो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती। यदि आपको लगेगा कि लिख लेना चाहिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो आप लिख लीजिएगा, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यही सब ने पीछे लिखे हैं आप। क्लियर है ये? दूसरा सुनिए, अब यदि हम आपसे कहें कि आप सब लोग वेट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट कर लो, इक्वल कर लो सब लोग, मतलब सब आदमी मान लीजिए कि 10 ग्राम चीनी, सब आदमी 10 ग्राम चीनी डाला, लेकिन अब हम आपको सॉल्वेंट का जो बैरियर डाले हुए थे उसको हटा लेते हैं, आपको जो मन है सॉल्वेंट लेने का लीजिए, यानी आप बी का मान बदल रहे हैं, बी का मान बदलेंगे तो फिर से किस पर असर पड़ेगा? टीवी पर, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो बी का मान यदि बदलेगा तो टीवी पर कैसे असर पड़ेगा, वो इस इक्वेशन, ये वो वाला बात ये इक्वेशन बता रहा है। देखिए बी है नीचे, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा ओवरऑल ये वैल्यू उतना कम होगा, तो टीवी का वैल्यू कम हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि टीवी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं हम टीवी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या इसी को लिख सकते हैं टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। क्लियर है ये? करिए तो। तो ये था इसका दूसरा बात, अब तीसरा बात पढ़ाइए। यार देखिए अभी बात खत्म नहीं हुई थी, बीच में दाना डालने वाला बात होने लगा। तीसरा बात देखिए इसका, अब यदि हम दोनों जगह वेरिएबल डाल दें कि सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों कांस्टेंट कर दो, यानी सब आदमी 10-10 ग्राम चीनी लीजिए और सब आदमी 1000 ग्राम पानी लीजिए। इस बार आपको बदलना है सॉल्यूट, सॉल्यूट ही चेंज कर दीजिए। सॉल्यूट के चेंज करने से कौन चीज चेंज हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। यदि आप ग्लूकोज लेते हैं तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट 180 होगा, यूरिया लेंगे तो उसके लिए उसके लिए 60 होगा, यदि आप शुगर लेते हैं तो उसके लिए 342 होगा। तो अलग अलग सॉल्यूट के लिए मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। अब देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सब आदमी सेम लिए, फिर भी मॉलिक्यूलर वेट यदि बदलेगा तो वो भी बॉइलिंग पॉइंट पर असर पड़ेगा। बताइए, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट, टी नॉट बी कांस्टेंट, एम के बदलने से फिर से किसको प्रभावित करेगा? ये टीबी को। तो आपको यहाँ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि टीबी का संबंध मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा बी के साथ संबंध था? उल्टा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, और मॉलिक्यूलर वेट कम बॉइलिंग पॉइंट अधिक। तो यहां से भी हम कह सकते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है ये? अब जो थ्योरी आप पढ़े हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और कैसे आप उसका जवाब देंगे, ये दोनों बात हम आपको एक, तो लगता है लिख लिए होगे आप, क्वेश्चन लिखे तो एक, लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज
हायर लिख दीजिए। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम कुछ ऑप्शन आपको देने वाले हैं, इसमें आपको पता करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए, 5% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। भेंट हुआ है ना वेट बाय वेट से। 5% वेट बाय वेट कुछ सॉल्यूशन। 5% वेट बाय वेट पर सॉल्यूशन। और लास्ट ऑप्शन है ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बोलिए इसका सही आंसर। सबसे पहली बात, यदि क्वेश्चन में सॉल्वेंट का चर्चा नहीं हो तो सॉल्वेंट क्या मानेंगे आप? वाटर। ये पहला चीज। दूसरा चीज, सॉल्वेंट यदि वाटर आप मान लिए तो टी नॉट वी का वैल्यू और के वी का वैल्यू सब के लिए कांस्टेंट हो गया कि नहीं? हाँ या ना बताओ। अच्छा, 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। यही ना मतलब होता है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है यहाँ, तो सॉल्यूशन के वेट से कोई मतलब है नहीं। यहाँ मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट से और वेट ऑफ सॉल्वेंट से। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इन वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं आप। क्या होगा? 95, 100 में से 5 को घटा दीजिए तो 5 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा और 95 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा, हर जगह 5% है, हर जगह 5% वेट बाय वेट है। तो हर जगह जब 5% वेट बाय वेट है तो सब जगह ए और बी का मान कांस्टेंट हो गया। ए का मान हर जगह 5 और बी का मान हर जगह 95, 95। तो अलग क्या है ऑप्शन में? सॉल्यूट अलग है तो मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, फॉर्मूला अलग अलग होगा और मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पर। अब यदि हम यूरिया की बात करें, अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो भी फंस जाएंगे आप। यूरिया का फॉर्मूला बताओ। जो होता है NH2CO NH2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा ना तो 60 आएगा। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 180। ये होता है C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। और यहाँ तो कोई बात ही नहीं। अब बताइए, अभी तुरंत ना पढ़ें, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। हायर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप बिना पेन चलाए सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए क्या हुआ। कुछ दिक्कत है किन्हीं को? हाँ, ए होगा। चेंज करें? अच्छा, ये बताइए, यदि ये डाटा चेंज हो जाता
एक जगह 5% वेट बाय वेट था, एक जगह हम 10% कर देते, एक जगह 12% या 20% कर देते, तब आप इसका जवाब कैसे? देखिए, कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं जब सिचुएशन सेम हो, हाँ या ना? हम दो रास्ता बना दें, एक में कंकर पत्थर डाल दें, एक को प्लेन रास्ता बना दें, और दो आदमी को दौड़ा दें, सोचे कि कौन अच्छा दौड़ा, तो ऐसे में पता चल पाएगा क्या? यहाँ पर यदि आप लगातार कंडीशन को बदल रहे हैं, हर जगह सॉल्यूट भी बदल रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट भी बदल रहा है, सॉल्यूट का यदि अमाउंट बदल रहा है तब तो सॉल्वेंट का भी अमाउंट बदल रहा है, देख रहे हैं? 5% वेट पे बाई वेट था तो 95 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 10% वेट बाई वेट करेंगे तो 10 और 90 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तीनों चीज बदल जाएगा। तो वैसी स्थिति में आप इस तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति में आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। जैसे टीवी का वैल्यू निकालना है, टी नोट वी का वैल्यू कितना डालेंगे? 100, केवी का मान 0.52, ए का वैल्यू जैसे 10% लिख दिया तो 10, तो बी का मान हो जाएगा 90। मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेंगे, 10% वेट बाई वेट कौन चीज दिया हुआ है, यूरिया ग्लूकोज सब जो भी है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सबको गुना भाग करेंगे, टीवी का मान निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि 4-5 को न्यूमेरिकल लिख के क्वेश्चन में घुस जाएगा? फिर वो चीज़ बहुत टफ हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपको कभी नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव जब भी पूछेगा तो जो हम दिए वो देगा, अदरवाइज इससे अलग हट के कुछ पूछ दिया तो एक के क्वेश्चन में आपको 15-20 मिनट लग जाएगा, फिर परेशानी आपको हो जाए। वैसे अभी आप रेगुलर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अभी तो आपको काम करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल पर। ये हो गया ना? अब इसका एक लास्ट बात बस बता रहे हैं, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। ये बात एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बात है ये। केवी का वैल्यू आप लैब में जाके निकाल सकते हैं, और केवी को निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, थ्योरी भी है, उस थ्योरी की मदद से भी केवी निकलता है, और इस फॉर्मूला का यूज जनरली फिजिक्स में होता है। एक रेडीमेड फॉर्मूला है, केवी इज इक्वल टू, प्लीज शांत रहेंगे और बात को समझेंगे, RT² बाई 1000 LV। हम सही कह रहे हैं, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि जब कोई भी आदमी, हम ही नहीं कोई भी आदमी पढ़ाता रहे सीरियसली और आप पढ़ते रहे सीरियसली, तो दिमाग में बात खिस्सा वाला आ कैसे जाएगा? इसका मतलब आप सीरियसली पढ़ ही नहीं रहे हैं, तभी इधर उधर की बातें आई माथा में। और यदि आप सीरियसली पढ़ ही नहीं रहे तो फिर क्लास में कर क्या रहे हैं? ये सब थोड़ा मायने रखता है। ये बात भी है, हर एक आदमी में व्यक्तिक भिन्नता होती है, सब आदमी अलग अलग माइंड का होता है। हम कितना भी समझा लें कि अरे शांत रहो शांत रहो शांत रहो, शांत नहीं रहे। देखो, हम भी एक आदमी है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भी वो हर चीज है जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुमसे हम अलग नहीं है या हमसे तुम अलग नहीं हो। लेकिन जब इस मंच पर हैं तो कंप्लीटली एक टीचर है, और दिमाग में बस वही बात रहती है कि हमको पढ़ाना है और ढंग से पढ़ाना है, या कितना बेहतर तरीके से हम तुमको पढ़ा सके कि तुम बातों को समझ। यहाँ से नीचे उतरने के बाद हंसी मजाक हर चीज है जो हमारी लाइफ में है, जो तुम्हारी लाइफ में है, वो हर जगह है, और हमको इससे कोई मतलब रुकावट नहीं है कि मतलब हम वो ना करें या यहाँ ना जाएं वहाँ ना जाएं, कुछ नहीं। यहाँ से उतरने के बाद एक नॉर्मल आदमी हम भी हैं। लेकिन जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं तब तक हम आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे, क्योंकि यदि थ्योरी के एक भी बातों को आप मिस कर जाओगे ना तो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा नहीं बनेगा। और न्यूमेरिकल पूरा का पूरा नहीं बनेगा तो न्यूमेरिकल एगो थोड़े है कि एगो से बच के निकल गए, एगो से बच के निकलेंगे दूसरा में फंसेंगे, दूसरा से बच के निकलेंगे तीसरा में फंसेंगे, कहीं ना कहीं आपको बजरा मार ही देगा वो। इसीलिए 30 से 40 मिनट का मुश्किल से सीरियस क्लास होता है, और कोशिश किया कीजिए आप उसमें थोड़ा सीरियस रहने का। हम जैसे ही कुछ बताने लगते हैं या कुछ लिखने लगते हैं तो जो थोड़ा सा फटका खिस्सा होता है तुम उस बीच में बढ़िया लेते हो, तो ये नहीं करना होता है। इस चीज़ पर थोड़ा कमांड कीजिए, आप खुद पर ध्यान दीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। गड़बड़ा जाइएगा तो 11th 12th खराब हो जाएगा ना, तो ज़िंदगी में बढ़िया कैरियर नहीं बना पाओगे। हालांकि तुम लोग इस बात को अभी नहीं समझते हो, समझोगे जब 12th का एग्जाम दे दोगे ना। अभी सब पागल की तरह कभी मैसेज करता है, कभी फ़ोन करता है कि सर अब क्या करें, बोले कुछ हो नहीं, करेगा कौन चीज़, 12th हो गया, पढ़ना लिखना छोड़ दो। अरे 12th, सोचिए जरा, 12th पास होने के बाद आदमी पूछता है अपने आप से नहीं, हमसे, कि हम क्या करें। एक बात बताओ, तुम क्या करोगे ये हम जानते हैं क्या? अच्छा, कोई आदमी क्या करेगा ये
किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये पता है तुमको? कोई आदमी क्या करेगा ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। उसका इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रेंथ क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, उसका रुचि किस क्षेत्र में है, किस चीज़ को वो एक्सपीरियंस किए हुए है, क्या उसको अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें। अब हम तुमको कहेंगे कि तुम आईएएस बन जाओ और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए रुपया नहीं है। तुमको हम कहेंगे कि तुम कहीं से जाके यूनाइटेड स्टेट से जाके तुम पीएचडी कर लो, ये पीएचडी अभी तो नहीं कर सकते हो, तुम वहां से जाके ग्रेजुएट करो, वहां से जाके ये तो तुम क्या उतना एफर्ट कर पाओगे? ये तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तुमको सपोर्ट करेगा क्या ये हम जानते हैं? पहली बात तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जानिए, काहे जाने हम, क्यों जाने? 1200-1300 बच्चा का हम दिमाग में डाटा रखेंगे में हम पगला नहीं जाएंगे? तो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को संभालते संभालते मेरा हालत खराब रहता है, तुम्हारा डाटा हम संभालने लगेंगे कैसे काम चलेगा? तो एक बात तुम हमेशा ध्यान में रखना कि तुम क्या करोगे ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और तुम खुद को पहचानो और ये बात तुम खुद से पूछो कि तुमको क्या करना है। हमारे साथ 9 लड़का टोटल पटना गया था जब हम पढ़ाई कर रहे थे। 2008 में हम मैट्रिक किए हैं, 10 में इंटर किए हैं, 13 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, 15 में एमएससी फाइनल हुआ है, 23 चल रहा है। इस बीच में हम 12 से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। अब सोचिए कि जो 9 लड़का हमारे साथ गया था उसमें 2 लड़का बैंक में है, बीटेक करके। एग्रीकल्चर वो इलाहाबाद से किया था, उसके बाद वो चला गया बैंकिंग सेक्टर में। बाकी जितना लड़का है उसमें एक वहाँ से विजन इंग्लिश क्लासेस वो भी साथ ही में पढ़ता था, तो वो रुक गया, वो नहीं गया, वो तो कुछ दिन बेगूसराय रहा, बाद में पटना गया। और बाकी जितना लड़का था सब बीटेक कर लिया। उसके साथ उसी के साथ हम भी जा सकते थे। उस समय आईआईटी और एआई ट्रिपल ई 2 एग्जाम हुआ करता था। अभी आईआईटी मेंस और एडवांस होता है ना, उस समय ट्रिपल ई होता था और आईआईटी होता था, एडवांस और मेन का कंसेप्ट नहीं था। तो आप यूँ समझ लीजिए कि एआई ट्रिपल ही उस समय का मेंस था और आईआईटी जो पेपर होता था वो एडवांस होता था। तो हर आदमी का जो भी 9 लड़का वहाँ पर थे सब इंजीनियरिंग का ही तैयारी कर रहे थे। आईआईटी किसी का नहीं हुआ, एआई ट्रिपल ही हम लोग का भी हुआ था। लेकिन उसमें जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए क्योंकि बहुत बढ़िया रैंक नहीं था, हम नहीं जा सकते थे उसमें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं था सच में, क्योंकि शुरुआती 1 साल जो झेले हम लोग उसमें पढ़े नहीं, पढ़ाई को झेले। इसलिए क्योंकि इतना अलग था टॉपिक की बात दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ता था। केमिस्ट्री तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। पूरा 11th हम बहुत बार ये किस्सा आपको कहे भी हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया तो इतना इंटरेस्ट बना केमिस्ट्री में कि फिर हम केमिस्ट्री के पीछे पड़ गए। तो हमारा दिमाग ये कह रहा था कि मतलब जब हम 12th में आए और 12th में हमको चीज़ें समझ में आने लगी तो हमको लग गया था कि हम यदि केमिस्ट्री के फील्ड में आगे बढ़ें तो हम बेहतर कर सकते हैं। चाहे इस फील्ड में हम रिसर्च में चले जाएं, टीचिंग में चले जाएं, जहाँ भी जाएं, या हमको जो नॉलेज होता है सब्जेक्ट का उसमें हम केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस समय मान लीजिए कि हम केमिस्ट्री पढ़ने लगे और उस हिसाब से अपने आप को ढालने लगे, और आज हम बेहतर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको और आप भी समझते हैं। और समझते हैं तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब बताइए उस समय हमको कोई कहता कि नहीं तुम ना वॉलीबॉल खेलो, तुम्हारे लिए वॉलीबॉल में अच्छा करियर है, जल्दी आदमी वॉलीबॉल नहीं खेलता है, बताइए क्या कर पाते क्या? फिर ये हमारी अपनी रुचि थी ना, हम अपने आप को पहचान रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को अभी तक पहचाने ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल चला सकते हैं। तो जिस आदमी को 12th पास होने के बाद भी नहीं पता है कि उसको क्या करना है, आप यकीन मानिए या तो वो आदमी अपनी जिंदगी में सफल नहीं होगा। मैं ऐसा श्राप नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो आदमी अपने कैरियर में सच में सफल नहीं होगा, या फिर उसको सफलता मिलने में बहुत देर लगेगी। और दोनों स्थिति में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए प्रयास कीजिए कि आप बेहतर कर सकें। अभी से दिमाग में कोई एम सेट कीजिए, जो आपका गोल है उस गोल के पीछे भागिए। दूसरे चीज के पीछे भागिएगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी। लिख लो तो फटाफट इसको। आर जो है ये है गैस कांस्टेंट का वैल्यू, ये 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, या यही होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। आप याद कीजिए गैसियस स्टेट में हम आर का मान आपको बताए हैं, तो आर का मान या तो आपको 2 रखना है, नहीं तो 8.31 रखना है। दो में से कौन सा मान रखाएगा ये निर्भर करता है एलवी के यूनिट पर। हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो बता देंगे। ये जो टी है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन यूनिट।
और ये जो LV है ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। अब ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम का क्या मतलब होता है? किसी भी लिक्विड के 1 ग्राम को लिक्विड से वेपर बनाने में कुछ हीट लगेगा कि नहीं लगेगा? वो जो अमाउंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? LV। और हीट का अमाउंट हमेशा आपको या तो कैलोरी में देगा नहीं तो जूल में देगा। जैसे कह देगा कि मान लीजिए 30 जूल पर ग्राम, जूल में दे दिया तो आर का मान कितना लेंगे? 2, सॉरी सॉरी, आर का मान कितना लेंगे? 8.31। और कैलोरी में दे दिया तो तो आर का मान आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट देगा, LV देगा। तो इससे आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके डायरेक्ट आप केबी का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये फिजिक्स की बात है, अब थोड़ा सा हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। बस 1 मिनट और लेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा बताइए, केमिस्ट्री में ये जो यूनिट है ग्राम में चलेगा क्या? किसमें चलेगा? मोल में। तो ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा? मोल में। ग्राम को मोल में बदलेंगे तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे। नीचे मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो वो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर में जाके गुना में बदल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है KB इज इक्वल टू M इंटू RT² बाय 1000। ये जो LV है ना, फिजिक्स में LV कहलाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। और यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं डेल्टा HVEP। यहाँ जगह नहीं बन रहा है तो हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए। तो हो गया, लिख लिए? लिख लेंगे इन केमिस्ट्री। यहाँ पर ये हो जाएगा M × RT² बाई 1000। ये जो LV है ना, तो लिखा जाता है डेल्टा HVEP। इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। तो आगे ये वाला नहीं लिखना, ये सब चीज़ तो सेम है, बस डेल्टा HVEP के बारे में लिख लो। डेल्टा HVEP को बोला जाएगा हीट, या इंथैल्पी भी लिखा जा सकता है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। और ये कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाद बाकी सब चीज सेम। आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65 ये बना कर लाएंगे होमवर्क कल। आप लोगों को संडे पढ़ा के छुट्टी होगा क्या? मुंह कौन सी दिख रही है? लगता है किडनी मांग लिए। इसका ये थ्योरी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, ये कल। और कुछ दिक्कत हो तो बात कर लीजिएगा।